गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज हम लोग अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चैप्टर 6A डिडक्शन। आप इसको चैप्टर 6A डिडक्शन बोल सकते हैं या फिर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आपको पता है कि डिडक्शन दो तरह का होता है, एक वो जो हमें हेड वाइज मिलती है, मतलब ये कि जब हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे हमें रिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 6, याद होगा आपको। या फिर आप जब हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो तो वहाँ पे आपको रिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24। या फिर हम जब पीजीबीपी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक का रिडक्शन मिलता है। फिर हम लोग जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो कैपिटल गेन जब हम लोग करेंगे तो उसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का रिडक्शन मिलता है। आपने आईएफओएस किया, आईएफओएस में हमें सेक्शन 57 के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, फैमिली पेंशन, ETC का रिडक्शन मिलता है। तो ये जो सारा रिडक्शन मैंने अभी बताया, ये सारा रिडक्शन आपका चैप्टर वाइज है। आज हम लोगों को चैप्टर वाइज रिडक्शन नहीं करना है क्योंकि ये सब तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी अपने चैप्टर्स के साथ। हम लोग के पास टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे पहला कौन सा, सैलरी, फिर क्या है बाबू, हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, उसके बाद आपको पता होगा कैपिटल गेन, और लास्ट वन इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हम लोग 4 हेड कर चुके हैं, सिर्फ एक हेड रह गया है कैपिटल गेन। तो हम लोगों ने इस जो चार हेड्स के अंदर कुछ रिडक्शन मिलता था, जैसे हम आपको बताएं कि सेक्शन 24 का रिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी पे मिलता था, याद होगा आपको अच्छे से। सेक्शन 57 का रिडक्शन आपको मिलता था इसका फैमिली पेंशन का लेकर के। तो ये सारा रिडक्शन जो था ये था आपका क्या नाम है, चैप्टर वाइज रिडक्शन। लेकिन आज हम लोग चैप्टर वाइज रिडक्शन नहीं पढ़ेंगे। आज जो रिडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिडक्शन आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम से। फिर से सुनना, आज जो रिडक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिडक्शन आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम से। मतलब ये कि बाबू सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का जो इनकम आता है हम उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको ऐड करने के बाद जो इनकम आता है उसका नाम क्या है बाबू, ग्रॉस टोटल इनकम है। और फिर उसमें से जो हमें रिडक्शन मिलता है उस रिडक्शन का नाम है चैप्टर 6A डिडक्शन, या फिर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, या फिर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U। आइए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। हम लोग कर रहे हैं बाबू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि बाबू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैपिटल C का जो डिडक्शन है वो मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से। हमने आपको बताया ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड्स को ऐड करके आता है, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहला हेड है मेरा, इसका जो इनकम आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका जो इनकम आएगा, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन 5 हेड्स को ऐड करके जो इनकम आएगा इसी का नाम है बाबू ग्रॉस टोटल इनकम। और इसी से हमको क्या मिलेगा बाबू, चैप्टर 6 का डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। ये आपको नोट नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जो कहाँ तक है बाबू, 80C से लेकर के 80U तक है, इसका रिडक्शन आपको मिलेगा। फिर आपका जो आंसर आएगा उसका नाम क्या होगा बाबू, एज वी ऑल नो टोटल इनकम, या फिर इसको आप बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम, या फिर आपको बोल सकते हैं नेशनल इनकम। एक बात और बाबू कि अगर तुम मान लो रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C चैप्टर कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं कि ये 5 हेड्स को ऐड करके ही ग्रॉस टोटल इनकम निकाले। हमने बताया कि ये 5 हेड्स को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम आ सकता है। हो सकता है कोई आदमी का सैलरी वाला हेड नहीं हो, किसी का पीजीबीपी हेड नहीं हो, किसी का इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं हो, किसी का सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड आईएफओएस हो। समझ रहे ना बात आप। 2 हेड रहे तो 2 ही हेड को ऐड करके जो आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड्स है तो 5 हेड्स को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम। 3 हेड्स है तो 3 हेड्स को ऐड करके ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब
ये जो सोर्सेस ऑफ इनकम है ये 5 हेड से हमारा है। अब इन 5 हेड्स में ज़रूरी नहीं कि एक इंसान सारे 5 हेड्स पे काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है कि कोई आदमी का 2 ही हेड्स पे काम होता हो या फिर किसी का 3 हेड्स पे ही काम होता हो। जो भी हो, ये सारे हेड्स को ऐड करके आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। अब इसमें से 5 रहे, 3 रहे, 2 रहे, जितना भी हेड्स है डजंट मैटर। तो जो भी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, और इससे लेस करेंगे रिडक्शन, जो हम आपको सिखाएंगे, अभी सिखाए नहीं है रिडक्शन अंडर सेक्शन 80U क्या है। वो लेस करने के बाद आपका आंसर आएगा बाबू टोटल इनकम या फिर ग्रॉस टोटल इनकम या फिर ग्रॉस बोल रहा हूँ, टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम या फिर नेशनल इनकम। कई लोग बाबू क्या करते हैं, टोटल इनकम की जगह नेट इनकम लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेट इनकम जो टर्म है इनकम टैक्स पे कहीं भी यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपको टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम या फिर नेशनल इनकम लिखना है। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, थोड़ा सा बेसिक नोट्स पढ़ते हैं। एज वी हैव सीन अर्लियर सेक्शन 10 एग्जेम्प्ट सर्टेन इनकम्स। हमने पहले पढ़ा है कि बाबू सेक्शन 10 क्या करता है, एग्जेम्प्टेड इनकम के बारे में बताता है। सच इनकम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम टोटल इनकम। जो एग्जेम्प्टेड इनकम है वो क्या होता है, टोटल इनकम में नहीं आता है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सारा जो एग्जेम्प्टेड इनकम है वो टोटल इनकम से एक्सक्लूड होता है। एंड डू नॉट एंटर इनटू द कंप्यूटेशन प्रोसेस एट ऑल। और चूँकि ये जो सेक्शन 10 का एग्जाम्पशन है जो हम आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे बाबू, वो क्या है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इसलिए टोटल इनकम में उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड चैप्टर 6A कंटेन्स रिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने अभी आपको प्रोफॉर्मा दिखाया था कि आपका जो चैप्टर 6A का रिडक्शन है वो किससे मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम से मिलेगा। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं हमने आपको दिखाया। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर is that if there is no gross total income then no reduction will be permissible। अगर आपका gross total income नहीं है तो आप डायरेक्टली डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है बाबू, if you want to claim the reduction you must have gross total income। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। आते हैं मास्टर नोट्स, कुछ देखते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1A एंड कैजुअल इनकम। जो आपको रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A है 80C से लेके 80U तक, ये जो है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1A एंड कैजुअल इनकम का डिडक्शन नहीं देगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन जो हो लीजिएगा आप चैप्टर 6 के अकॉर्डिंगली, वो आपका ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद रिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अवेलेबल ओनली इफ़ द एसएससी क्लेम्स फॉर इट। मतलब ये कि अगर आप क्लेम करिएगा तो ही आपको रिडक्शन मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं बोलेगा कि भैया तुम रिडक्शन लो, आपको क्लेम खुद से करना पड़ेगा। वेयर डिडक्शन अंडर एनी सेक्शन ऑफ चैप्टर 6A हैज़ बीन क्लेम्ड, अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया है चैप्टर 6A के कोई और डिडक्शन में, यहाँ पे तो बहुत सारा डिडक्शन है 80C से लेकर 80U तक है, देन द सेम शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास 80C से लेकर के 80U तक डिडक्शन है, आपने 80U में कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया, फिर आप उसको चाहते हैं कि 80D में क्लेम करें तो आप नहीं कर पाइएगा। मतलब एक सेक्शन में अगर आपने क्लेम कर लिया है तो दूसरे सेक्शन पे क्लेम नहीं कर पाइएगा। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, द डिडक्शन शैल बी अलाउड व्हेन द अमाउंट हैज़ बीन एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और डिडक्शन आपको तभी मिलेगा 80C का जब आप क्या कर दीजिएगा बाबू, आप लास्ट ईयर में पे कर दीजिएगा अमाउंट। प्लीज़ टेल मी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अभी जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसके ऊपर हम एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी आपका कितना का है यहाँ पे 7 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका 7 लाख, या सॉरी ये 4 लाख है। 4 और 7 ग्रॉस टोटल इनकम 11 लाख। देखो यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, नहीं है सर, 2 ही हेड्स है ना। हमने कहा था ना 5 हेड्स है, 3 हेड्स है, 2 हेड्स है, मैटर नहीं करता। जो हेड्स रहेगा उनको ऐड करके मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा 11 लाख का। अब आपको रिडक्शन देना है अंडर चैप्टर 6A। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कितना है बाबू, 11 लाख है। तो आप मैक्सिमम रिडक्शन कितना दे सकते हो, 11 लाख या 11 लाख से ज़्यादा? एकदम ध्यान से बताइएगा कि आप मैक्सिमम रिडक्शन यहाँ पे कितना दे सकेंगे। यहाँ पे मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया, 11 लाख आया। तो आप जो मैक्सिमम रिडक्शन है 80C से लेके 80U तक कितना दे सकते हैं बताइए। सवाल में दिया हुआ है 16 लाख, क्या आप 16 लाख दे पाएंगे?
मतलब हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ कि रिडक्शन जो है मेरा कैलकुलेट करके आया है 80C से लेके 80U तक 16 लाख का। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। बस यहाँ पे जो मेरा कैलकुलेट करके आया है वो कितना आया है, 16 लाख। लेकिन आप देखिए कि मेरा ग्रॉस टोटल इनकम का जो टोटल है वो कितना है बाबू, 11 लाख है। अब आप बताओ कि क्या मैं 16 लाख माइनस कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है कि 11 लाख से 16 लाख माइनस करके 5 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दूँ? आंसर क्या होगा आपका? आंसर होना चाहिए नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मैक्सिमम उतना ही माइनस कर सकते हैं जितना कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम है। मतलब ये कि आप मैक्सिमम 11 लाख का रिडक्शन ले सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझा? समझ फिर से सुनना कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 11 लाख है, लेकिन जो रिडक्शन है अंडर चैप्टर 6A में 80C से 80U तक वो रिडक्शन कितना क्लेम कर रहा है बाबू, 16 लाख। लेकिन हम आपको बताए थे बेसिक पढ़ाते समय कि रिडक्शन कैन नेवर एक्सीड्स ग्रॉस टोटल इनकम। रिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं कर सकता है। ग्रॉस टोटल इनकम कितने का है, 11 लाख का है। इसका मतलब रिडक्शन मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा बाबू, 11 लाख का। लेकिन आप रिडक्शन कितना क्लेम किए हो, 16 लाख। इसका मतलब आपको 16 लाख का रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको 11 लाख का रिडक्शन मिलेगा। इसलिए हम लोग रिडक्शन चैप्टर 6 से 11 लाख दिए, आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, नील। उसके बाद हमने एक नोट लिखा, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नेवर एक्सीड्स ग्रॉस टोटल इनकम, जो हमने आपको बेसिक डेफिनेशन में करवाया था। प्लीज़ टेल मी एग्जाम्पल 1 एकदम क्लियर है और आपको ये भी क्लियर है कि 80C 80U का रिडक्शन जो भी होगा वो ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख, इनकम फ्रॉम HP 6 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 1 है, ये कैपिटल गेन से इनकम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन का इनकम है। कैजुअल इनकम, ये आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का इनकम है। ये सारा को ऐड करके आया 14 लाख। अब आपसे कितना क्लेम कर रहा है बाबू, ये फिर वापस 16 लाख क्लेम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या 16 लाख इसका क्लेम एक्सेप्टेड है? नहीं सर, एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि डिडक्शन कैन नेवर एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। ऐसा आपने ही बताया था सर। हाँ मैंने ही बताया था। तो कितना सर, 14 लाख। हाउ, कैसे 14 लाख सर? यहाँ पे 16 लाख रिडक्शन क्लेम कर रहा है, लेकिन आपने भी ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया कि ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा हम रिडक्शन नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 14 लाख, इसका मतलब 14 लाख का रिडक्शन हम दे सकते हैं सर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने आपको बेसिक में और भी 2-3 चीज़ बताई थी जो आपको ध्यान नहीं है। मैंने उस समय कहा था कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, A है, तो इसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसका भी नहीं मिलेगा आपको, और कैजुअल इनकम का भी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है बाबू कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम, यहाँ पे 3 है, ये वो इनकम्स हैं जिन पर चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सारे इनकम्स ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुके होते हैं फ्लैट रेट पर, इसलिए इनको डिडक्शन का बेनिफिट और नहीं मिलेगा। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर कितना मिलेगा बेनिफिट। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउसवाइफ, टोटल कितना हो गया, 11 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे तो रिडक्शन मिलेगा नहीं आपको, तो ये ऐड नहीं होगा ग्रॉस टोटल इनकम में, इस पर भी नहीं मिलेगा, इस पर भी नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास टोटल कितना हो गया, आप ग्रॉस टोटल इनकम 11 लाख। क्लियर है ना? ये जो 3 हेड्स ऑफ इनकम है ये ऑलरेडी टैक्स किए जा चुके हैं फ्लैट रेट से, ये और नहीं होगा। आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A का जो रेट है 15% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रेट है 20% है, और कैजुअल इनकम का जो रेट है 30% है। तो ये लोग के ऊपर ऑलरेडी टैक्स चार्ज किया जा चुका है, ये नॉर्मल स्लैब में नहीं आते हैं, इसलिए इन पे और टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 2 इनकम ऐसा बचा है जो ग्रॉस टोटल इनकम बनेगा, 5 और 6 11 लाख। मतलब आपको मैक्सिमम रिडक्शन कितना का मिलेगा, 11 लाख का। आपका GTI 14 लाख का है, लेकिन कितना मिलेगा आपको बाबू, 11 लाख का रिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ऑलरेडी टैक्स किए जा चुके हैं। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम बोलिए या फिर टैक्सेबल इनकम बोलिए, कितना हो जाएगा, 3 लाख। फिर हमने नोट्स लिखा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U shall not be allowed from gross total income for short term capital gain under section 111A, long term capital gain and casual income that is winning from lotteries। एकदम क्लियर है बाबू, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये क्वेश्चन
आपको अगर मिल चुका है तो नोट कर लीजिएगा, और अगर नहीं मिला है तो वीडियो में ही नोट करिएगा। यहाँ तक प्लीज़ टेल मी 80C से लेकर के 80U तक का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारा सेक्शन पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू 80C। धीरे धीरे सारा सेक्शन कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना 80C। 80C का रिडक्शन आपको मिलेगा, रिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो या फिर कंट्रीब्यूशन किया हो या फिर डिपॉजिट किया हो। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। 80C का रिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। इसका मतलब ये बाकी पर्सन को नहीं मिलेगा। बाकी पर्सन कौन है आपको पता होगा, हमने जो डेफिनेशन पढ़ाया था पर्सन का, याद आ रहा है? पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं? इंडिविजुअल, HUF और बोलो बाबू AOP जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, याद आ रहा है कुछ? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म, ये लोग सभी तो पर्सन है, लेकिन उन सब में से किसी को नहीं मिलेगा। ये जो 80C का रिडक्शन है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। अमाउंट ऑफ रिडक्शन ₹1,50,000 और अमाउंट पेड या फिर डिपॉजिटेड विच एवर इज़ अर्लियर। आपको मैक्सिमम रिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा। 1.5 लाख से ज़्यादा का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 1.5 लाख का रिडक्शन लेना चाहते हैं तो 1.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1.5 लाख से कम कंट्रीब्यूट करते हैं, 1.5 लाख मीन्स 1,50,000 से कम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको 1,50,000 से कम का रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू क्लेम रिडक्शन फॉर ₹1,50,000 यू हैव टू इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू कंट्रीब्यूट 1,50,000 और अबव 1,50,000। इसका मतलब सर अगर आप 1,50,000 कंट्रीब्यूट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1,50,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 1,50,000 से ज़्यादा करते हो तो भी आपको 1,50,000 का ही रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप 1,50,000 से कम करते हो तो फिर आपको क्या होगा बाबू? 1,50,000 से कम का रिडक्शन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। द रिडक्शन इज कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, स्टेप 2 मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख विच एवर इज़ अर्लियर। मतलब जितना क्वालिफाइंग अमाउंट होगा और जितना मैक्सिमम लिमिट है हमारा 1.5 लाख, इन दोनों में से जो लोअर होगा वही लेंगे। मतलब जितना कम होगा वही आपका 80C का रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एलिजिबल, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा सिर्फ, यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंदर कौन कौन सा रिडक्शन आता है? मैं आपको एक बात बता दूँ बाबू कि हमारे जो चैप्टर में 80C से लेकर के 80U तक रिडक्शन है, इन चैप्टर में ये सारे जो रिडक्शन है बहुत ज़्यादा लेंथी है। नंबर 1 80C, नंबर 2 80G, नंबर 3 80D। ये 3 सेक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी है। इसके अलावा जो सेक्शन है सारा छोटा छोटा सेक्शन है। तो हम आपको 80C से 80U तक सीरियली नहीं पढ़ाने वाले। हम आपको पहले 80C पढ़ाएंगे, उसके बाद दिल में आया तो 80D पढ़ाएंगे, अगर नहीं आया दिल में तो पहले 80G पढ़ाएंगे, फिर 80D पढ़ाएंगे। उसके बाद जो सेक्शन छोटा छोटा है उसको हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा मेजर पॉइंट है। अगर आपका रिडक्शन का ये 3 सेक्शन कवर हो जाता है इसका मतलब आपका रिडक्शन फुल्ली कवर्ड है। उसके बाद वाले जो सेक्शंस है वो तो ऐसे ही हो जाएंगे फटाफट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 80C में आपको रिडक्शन मिलेगा LIC प्रीमियम का। किसका मिलेगा बाबू? LIC प्रीमियम। सुना आपने LIC प्रीमियम के बारे में? LIC प्रीमियम का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर आपने, पहले मैं दिखा दूं उसके बाद समझाता हूं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल LIC प्रीमियम आपने पेड करा है किसका? अपने लाइफ का मतलब अपने आप का, या फिर अपने स्पाउस का मतलब वाइफ का, या फिर चिल्ड्रेन का, तो आपको LIC प्रीमियम का रिडक्शन मिलेगा। फिर से सुनो, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप LIC प्रीमियम पे करते हो खुद का या फिर स्पाउस का मीन्स वाइफ का, या फिर चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे का, चाहे वो बच्चा डिपेंडेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो बच्चा मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर आपने LIC कराया है और उनका प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 80C पे LIC प्रीमियम का रिडक्शन मिल जाएगा। In case of HUF, LIC premium paid on the life of any member of HUF,
लेकिन HUF का केस में, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का दूसरा नाम आप जानते ही हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अगर आपका HUF है तो HUF में किसी भी मेंबर का अगर आपने LIC करवाया है और उसका प्रीमियम पे करते हैं तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। जैसे जिस तरह इंडिविजुअल के केस में 3 लोग हैं सिर्फ, हिमसेल्फ मतलब अपना, स्पाउस मतलब अपनी वाइफ का, चिल्ड्रेन मतलब अपने बच्चे का, और वो बच्चा मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर डिपेंडेंट हो, या फिर इंडिपेंडेंट हो, डजंट मैटर, आपको रिडक्शन मिलेगा। लेकिन LIC प्रीमियम में इंडिविजुअल में सिर्फ 3 लोगों का है, लेकिन HUF में किसी भी मेंबर का आप ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है या कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं सर। रिडक्शन, आपको रिडक्शन मिलेगा अमाउंट ऑफ LIC प्रीमियम पेड बट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ कैपिटल सम अस्योर्ड। आपको HUF जो LIC प्रीमियम का रिडक्शन है मिलेगा, लेकिन आपको कितना मिलेगा? जितना आपने अमाउंट पे किया, या फिर 10% ऑफ कैपिटल सम अस्योर्ड विच एवर इज़ लोअर। फिर से सुनो, अगर आपने LIC प्रीमियम पे किया, मान लो 10 लाख बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आपने LIC प्रीमियम पे किया 20,000। कितना पे किया बाबू? 20,000। मैं एग्जांपल दूंगा अलग से, अभी जस्ट सुन लो। आपने 20,000 का LIC प्रीमियम पे करा, लेकिन आपका जो कैपिटल सम एश्योर्ड है उसका वैल्यू 10% है। आपका कैपिटल सम एश्योर्ड का जो वैल्यू है, कितना बोल रहा है कि आपको 10% देगा, तो आप ये ध्यान रखो कि कैपिटल सम एश्योर्ड का वैल्यू है मान लो 3 लाख। कितना का कैपिटल सम एश्योर्ड? 3 लाख का है। कैपिटल सम एश्योर्ड क्या है सर? कैपिटल सम एश्योर्ड वो है जो हमको मैच्योर होने के बाद वैल्यू मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल सम एश्योर्ड। मतलब पॉलिसी मैच्योर हो जाने के बाद जो पैसा हमको इन रिटर्न मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल सम एश्योर्ड। हमारा कैपिटल सम एश्योर्ड 3 लाख का है और हम प्रीमियम पे कर रहे हैं 20,000, तो 3 लाख का 10% कितना होगा बाबू? 30,000। तो आपको 30,000 का रिडक्शन नहीं मिलेगा, 20,000 का रिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल फिर से देंगे, रिटर्न एग्जाम्पल, और समझाएंगे। तो LIC प्रीमियम का रिडक्शन 2 लोगों को मिलेगा, इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल में हिमसेल्फ मतलब अपना, स्पाउस अपनी वाइफ का, और चिल्ड्रन अपने बच्चे का, और HUF में किसी का भी मिल जाएगा। और ये रिडक्शन आपको कितना मिलेगा? जितना आपने LIC प्रीमियम पे किया है, और 10% कैपिटल सम अश्योर का कैलकुलेशन करके जो लोअर होगा वही देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो बाबू, वहाँ पे जो 10% बोला था, तो वहाँ पे अगर सवाल में लिखा हुआ 10% वेल एंड गुड, समझ में आ रहा ना बात, लेकिन 10% नहीं लिखा हुआ है, तब आपको पता करना पड़ेगा कि 10% देना है या फिर कुछ और देना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ पॉलिसी, मैक्सिमम रिडक्शन, एलिजिबल फॉर रिडक्शन। पॉलिसी इशूड अप टू 31 मार्च 2012। इसका मतलब अगर पॉलिसी आपका 31 मार्च 2012 तक इशू हुआ है तो आपको 20% मिलेगा एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का। उसके बाद लेकिन अगर पॉलिसी इशू हुआ है ऑन और आफ्टर 1/4/12, ध्यान रखना 31 मार्च 12 तक कितना है आपका? 20% है। लेकिन अगर आपका पॉलिसी इशू हुआ है 1 अप्रैल 2012 को या फिर उसके बाद, तो आपको 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का मैक्सिमम परमिसेबल रिडक्शन है। उसके बाद है पॉलिसी इशूड ऑन आफ्टर 1/4/13 फॉर द लाइफ ऑफ पर्सन रेफर टू सेक्शन 80 DDB। आपने पॉलिसी आपका जो करवाए हैं वो इशू हुआ है कब? 1/4/13 को, या फिर उसके बाद किसका? एक ऐसे इंसान का जो 80 DDB में आते हैं। अब 80 DDB में कौन आते हैं वो हम लोग 80 DDB में पढ़ेंगे। फ़िलहाल याद रखना 80 DDB मतलब जो 80 DDB में आते हैं उनका पॉलिसी अगर आपने लिया है, अगर वो 1/4/2013 को या फिर उसके बाद लिया है, तो आपका जो रिडक्शन होगा परमिसेबल मैक्सिमम 15% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। 80 DDB को मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ याद रखने के लिए। 80 DDB मतलब डेंजर बीमारियाँ, बस इतना ही समझो। बाकी हम लोग जब 80 DDB पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/13 फॉर द लाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब अगर 1/4/13 को या फिर उसके बाद ही इशू हुआ है, लेकिन इस बार वो जो पर्सन है वो 80 DDB का नहीं है, 80 DDB के अलावा जो लोग हैं, अगर वो लोग हैं तो 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपने पॉलिसी इशू करा है 1/4/13 को या फिर उसके बाद, अगर वो नॉर्मल पर्सन के लिए है तो 10%, लेकिन अगर वो पर्सन 80 DDB में आता है तो 15%। क्लियर? और अगर यही चीज़ आपने 1/4/12 को या फिर उसके बाद इशू किया है तो आपको 10% मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी इशू कब हुआ है? 31 मार्च
12 तक, तब आपको कितना मिलेगा 20%। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम सवाल में आपको 10% ही निकालना रहेगा, मैक्सिमम सवाल में 10% ही निकालना रहेगा। ये सारा जो अल्टरनेटिव 4 केसेस मैंने बताया, 4 केसेस में सिर्फ एक ही केसेस बार बार आएगा और वो है 10% वाला केस। मतलब सारा का सारा कब हुआ है, 1/4 12 के बाद हुआ है। यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, 1/4 12 और ये 1/4 13 को देखो, ये भी नॉर्मल पर्सन का, मतलब किसी के बारे में बोला नहीं है, ये भी नॉर्मल पर्सन का है। यहाँ पे क्या बोला, ऑन और आफ्टर, मतलब 1/4/2012 के बाद होगा तो 10% होगा, और ये क्या बोले 1/4/2013 के बाद होगा तो 10% होगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों का दोनों सेम है, इसलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना इस्तेमाल होगा, 10%। यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं? चलो एक सवाल यहाँ पे तो मैंने बता दिया कब कितना परसेंट लेना है, लेकिन अगर मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन पेपर में ये नहीं लिखा हुआ है कि पॉलिसी कब ली गई, जैसे यहाँ बताया ना कि 31 मार्च 12 की है, या फिर 1/4/12 या फिर 1/4/13 के बाद की है या पहले की है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सिंपली लिखा हुआ है कि LIC प्रीमियम इतना पे किया और उसका कैपिटल सम अश्योर्ड इतना है, तो फिर हम लोग कितना परसेंट लेंगे सर, 10% लेंगे, 20% लेंगे या 15% लेंगे? तो मैं आपको बता दूं बाबू कि आपको 10% लेना है, और आपको ये अज्यूम करना है कि ये जो पॉलिसी लिया गया है 1 अप्रैल 2012 के बाद लिया गया है। क्लियर है बात? अगर सवाल में ये मेंशन नहीं किया हुआ रहे क्वेश्चन पेपर में कि ये पॉलिसी कब ली गई है, तो आपको अज्यूम करना है ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 को या फिर उसके बाद ली गई है, इसलिए आप उसका कितना परसेंट देंगे बाबू, 10% देंगे। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 1 2 हम लोग कर चुके हैं स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 से जानने से पहले मैं वापस आपको बता दूं कि जो कैपिटल सम अश्योर्ड है वो क्या है। कैपिटल सम अश्योर्ड हम लोग उसको बोलते हैं जो हमको इन रिटर्न मिलता है, ठीक है। मतलब हम जो प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम पे करते करते जब मेरा जो पॉलिसी होता है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद जो पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल सम अश्योर्ड। क्लियर है? आओ देखो, अज्यूम करते हैं हम लोग कि किसी बंदे ने LIC का पॉलिसी लिया है और वो बंदा जो है प्रीमियम पे कर रहा है 15,000 ईयरली। ध्यान से सुनना, वो 15,000 ईयरली पे कर रहा है। अब एक बात सुनो एकदम ध्यान से, अब उसको जो पैसा मिलेगा उसके मरने के बाद या फिर पॉलिसी मैच्योर होने के बाद कितना मिलेगा बाबू, 2 लाख मिलेगा। दैट इज़ कैपिटल सम अश्योर्ड। समझ में आया कैपिटल सम अश्योर्ड किसको बोलते हैं, जितना पैसा हमको मिलता है, दैट इज़ कैपिटल सम अश्योर्ड। तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। अब हमें ये पता करना है कि जो हमें रिडक्शन है वो कितना मिलेगा। इससे पहले आपको हम बता दें कि जो रिडक्शन मिलेगा आपको वो LIC प्रीमियम का मिलेगा, कैपिटल सम अश्योर्ड का नहीं मिलेगा। याद रखना, रिडक्शन किसका मिलेगा, LIC प्रीमियम का मिलेगा, कैपिटल सम अश्योर्ड का नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा ना बात? तो सर ये आप बता क्यों रहे, तो ये समझाने के लिए कि यहाँ जो हमने अभी 10%, 20%, 15% देखा किसका, कैपिटल सम अश्योर्ड का, तो उस कैपिटल सम अश्योर्ड का इस्तेमाल कैसे होगा वही सिखाने के लिए एग्जाम्पल है। एकदम ध्यान देना, यहाँ हमारा जो कैपिटल सम अश्योर्ड कितना है बाबू, 2 लाख है। इसका तुम अगर 10% निकालता है तो कितना होगा बता, 20,000 होगा। लेकिन तुमने प्रीमियम कितना पे करा बाबू, 15,000 पे करा है। तो तुम बता रिडक्शन कितना मिलेगा, 15,000 या 20,000? जल्दी, 15,000 या 20,000? सर 20,000 मिलेगा। क्यों? तुमको याद होगा बाबू, हमने तुमको बताया था कि जो आपको रिडक्शन मिलेगा LIC प्रीमियम का, जितना आपने पे किया और जितना आपका कैपिटल सम अश्योर्ड है उसका 10%, उसका 10%। आपको एग्जाम्पल याद नहीं है, दिखाता हूँ, देखो थोड़ा क्या लिखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ LIC प्रीमियम पेड बट सब्जेक्ट टू 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। आपको कितना मिलेगा बाबू, 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड, या फिर आपने जितना अमाउंट पे किया उसका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। मतलब ये कि आपने LIC प्रीमियम अगर 20,000 पे किया है और कैपिटल सम अश्योर्ड 30,000 है तो आपको 20,000 का रिडक्शन मिलेगा, 30,000 का रिडक्शन नहीं मिलेगा। यही हम आपको बताए थे। बस याद रखना कि LIC प्रीमियम का रिडक्शन तो आपको मिलेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ LIC प्रीमियम पेड सब्जेक्ट टू 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड। इसका सब्जेक्ट टू 10% ऑफ कैपिटल सम अश्योर्ड का मतलब होता है बाबू LIC प्रीमियम और कैपिटल सम अश्योर्ड का जो 10% निकलेगा विच एवर इज़ अर्लियर। LIC प्रीमियम जितना पे किया वो और कैपिटल सम अश्योर्ड का 10%, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वही मिलेगा आपको। क्लियर है? वेरी गुड।
अरे यार काहे हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल केयरफुली सुनना और बताना, और जो बताए हैं बाबू स्टार्टिंग में उसको ध्यान में रख करके बताना कि हम क्या बताए थे। पहला बात, अच्छा तुम लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा सर आप 10% ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्लैब 10%, 15% एंड 20% का भी है। तो हम आपको एक बात बताए थे ना बाबू, जब कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड लेना है। खैर अगला एग्जाम्पल है हमारा कि हम अगर 16 लाख का प्रीमियम पे करते हैं और हमारा जो कैपिटल सम एश्योर्ड है 20 लाख, तो अब हमें रिडक्शन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना, तुम 20 लाख का 10% निकालना। 20 लाख का 10% कितना होगा सर 2 लाख। तो रिडक्शन कितना मिलेगा, 2 लाख 1,60,000। सर 1,60,000 क्यों, क्योंकि 2 लाख और 1,60,000 में लोअर कौन है, 1,60,000। गलत जवाब सर। क्या गलत है सर, 1,60,000 तो ही लोअर है। हाँ सर 1,60,000 लोअर है, ये सही जवाब है, लेकिन गलत जवाब ये है कि 1,60,000 का रिडक्शन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 80C में मैक्सिमम रिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा, उससे ज़्यादा का रिडक्शन नहीं मिलेगा सर, क्योंकि 80C आपको कभी भी 1,50,000 से ज़्यादा रिडक्शन क्लेम नहीं करने देगा। आपका 20 लाख का 2 लाख आया, लेकिन आपने यहाँ पे कितना पे किया, ये 1,60,000 है, सॉरी 16 लाख नहीं है, 1,60,000 है। तो आपने प्रीमियम कितने का पे किया, 1,60,000 का। अब सही कर लेना बाबू इसको कि 1,60,000 का है। तो 1,60,000 आप प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन 20 लाख का 10% कितना आ रहा है, 2 लाख। तो दोनों में से लोअर 1,60,000 है, तो आपने बताया 1,60,000। बट सर क्या बोला मैंने कि जो आपका 80C है वो आपको मैक्सिमम रिडक्शन कितना का देगा सर, 1,50,000 का। इसलिए आपका कितना हो जाएगा, 1,50,000। प्लीज़ टेल मी 80C का रिडक्शन कैसे निकाला जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है, वो आपका एकदम क्लियर है। अब जो हमारे 80C का दूसरा पॉइंट है, अभी हम लोग 80C का फर्स्ट पॉइंट कर रहे थे LIC प्रीमियम, और जो दूसरा पॉइंट है बाबू होम लोन या फिर हाउस लोन। एकदम अच्छा से पढ़िएगा और समझिएगा कि होम लोन हाउस लोन कैसे करता है। सपोज़ आपने होम लोन लिया, मतलब आप उसमें रहिएगा या फिर हायर रेंट पे दीजिएगा। याद रखिएगा, आपने होम लोन लिया है, इसका मतलब है कि आपको उसमें रहना पड़ेगा या फिर उसको आप हाई रेंट पे देते हो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है जो घर है वो घर होना चाहिए, दुकान नहीं। समझ रहे ना बात। तुम होम लोन ले रहा, वेल एंड गुड, अच्छी बात है भाई, लोन लीजिए, सबका राइट है लोन लेने का। लेकिन सर आपको लोन का रिडक्शन, आप कौन सा चैप्टर पर है, रिडक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमने जो लोन लिया उसका रिडक्शन हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात करना है हमें। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपने लोन लिया है तो उसमें या तो आपको खुद रहना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी को हायर रेंट पे देते हो तो भी वो क्या होना चाहिए, अपने रहने के लिए होना चाहिए। वो जो हम घर लेंगे वो दुकान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर आप बिल्डिंग लेते हो और उसमें आप कोई बिज़नेस करते हो और अगर आपने उसके लिए लोन लिया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा ना बात। हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं, डिडक्शन चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा हमको कुछ आता ही नहीं। अगर आपने बिल्डिंग के लिए लोन लिया है और उस बिल्डिंग में आप बिज़नेस करते हो तो आपको उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने होम लोन लिया है और आप उसको घर में मतलब अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर हायर रेंट पे जो उठाते हो वो भी अपने रहने के लिए इस्तेमाल करता है, सिंपली रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपको रिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। आइए देखते हैं होम लोन। अगर होम लोन का रिडक्शन आपको उसी वक्त मिलेगा जब आप रीपेमेंट करोगे, रीपेमेंट नहीं करोगे तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो रीपेमेंट हम लोग क्या ध्यान देना, सही से करना। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको उसको रीपे करना होगा, है ना। और रीपे नॉर्मली हम लोग इंस्टॉलमेंट में करते हैं। क्या करते हैं बाबू, इंस्टॉलमेंट में करते हैं, याद है ना। जो भी चीज़ हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं इंस्टॉलमेंट करते हैं। अगर आपको ये पता है कि हम लोग जब रीपे करते हैं तो हमें दो चीज़ करनी होती है। पहला,
प्रिंसिपल अमाउंट देना होता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इंटरेस्ट। याद है? तो जो आप प्रिंसिपल पे करोगे उसका रिडक्शन आपको 80C में मिलेगा। बट ध्यान रहे कि जो लोन आपने लिया है वो लोन किस चीज़ के लिए लिया हो, या तो परचेस के लिए लिया हो, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, या फिर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यानी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लिया हो, तब भी आपको रिडक्शन मिलेगा। लेकिन सर अगर आपने लोन लिया रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, लेकिन अगर आप रिपेयर करवाते हैं, रेन्यूअल करवाते हैं, या फिर रिकन्स्ट्रक्शन करवाते हैं, इसके लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको 80C में रिडक्शन नहीं मिलेगा सर, एकदम नहीं मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का रिडक्शन 80C में मिलेगा। लेकिन वो लोन किस पर्पस के लिए हो, परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया हो। सिंपल सा बात में समझिए, लोन आप लीजिए अच्छी बात है, लेकिन वो लोन जो लिए हैं आप परचेस करिएगा या फिर कंस्ट्रक्शन करिएगा। कौन सा हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि बिजनेस वाला बिल्डिंग खड़ा कर दिया, बिजनेस वाला मतलब हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, वहाँ पर बिजनेस करने के लिए लोन लिया। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लोन आप लीजिए परचेस और कंस्ट्रक्शन करने के लिए। परचेस कंस्ट्रक्शन किसका, बिजनेस वाले बिल्डिंग का नहीं, हाउस प्रॉपर्टी वाले बिल्डिंग का। सेल्फ ऑक्यूपेशन बोला, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। क्लियर है एकदम, कोई कन्फ्यूजन है? लेकिन अगर तुम लोन लेते हो रिपेयर्स करवाने के लिए, रेन्यूअल करवाने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन करवाने के लिए, तो तुमको 80C में रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये था आपका प्रिंसिपल अमाउंट, सिंपल सा भाषा में मैंने समझाया। उसके बाद है इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन 80C में नहीं मिलेगा सर, क्योंकि इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 24 में मिलता है। आपको याद होगा अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी किया था उसमें आता था रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आता था ना, वो आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता था वहाँ पर। तो इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको वहाँ मिलेगा और जो प्रिंसिपल है उसका रिडक्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो जो लोग होम लोन लेते हैं उनका कितना बेनिफिट है ना, एकदम बेनिफिट है, एकदम है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन रियल लाइफ में ये बेनिफिट आपको जितना समझ में आता है उतना नहीं मिलता है। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए तुम लोग लोन लेने से पहले 100 बार सोचना, खास करके होम लोन, क्योंकि प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाता है। भले ही आपको रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन रिडक्शन आपको कब मिलेगा, जब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, जब आप प्राइवेट जॉब में हो और हाईली क्वालिफाइड पोजीशन पे हो, तब जा कर के। गवर्नमेंट जॉब आप कहीं पे भी है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में हो तो हाईली क्वालिफाइड पोजीशन हो, आपका इनकम अच्छा हो, ताकि आपको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम ना होता हो, तो आपको रिडक्शन आसानी से मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए होम लोन लेना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिडक्शन उसी को मिलेगा जो टैक्स पे करता हो। और टैक्स कौन पे करता है? जिसका 5 हिट्स ऑफ इनकम से, किसी भी एक हिट से क्या है, इनकम आता हो, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम उनका कुछ ना कुछ हो। जिनका ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है उनके लिए होम लोन ऑलमोस्ट बेकार है, क्योंकि उसको रिडक्शन नहीं मिलेगा। फ़िलहाल इतना ही समझने के लिए मैंने आपको बताया है। जो किताबी दुनिया है आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। आपको याद रखना है कि अगर आपने लोन लिया है तो आपको उसको रीपे करना पड़ेगा, और रीपे हम लोग प्रिंसिपल भी करते हैं और इंटरेस्ट भी करते हैं। प्रिंसिपल का 80C में रिडक्शन मिलेगा, लेकिन लोन लिया हो किस पर्पज़ के लिए, परचेस या कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए। और वो परचेस कंस्ट्रक्शन किसका करेंगे, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का। याद रहेगा, मतलब बिजनेस के लिए लोन हमने नहीं लिया हो। और अगर आप इंटरेस्ट रीपे कर रहे हो तो इसका रिडक्शन आपको अलग से मिलेगा, यहाँ पर आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं है, वेरी गुड। रीपेमेंट ऑफ लोन बाय वे ऑफ, और जो आप लोन रीपे करोगे वो कैसे करोगे वो बताया गया, ये आपके बुक में भी है, बस पढ़ने के लिए है, पढ़ लीजिएगा और ध्यान में भी रखिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने आपको जो होम लोन के बारे में बताया। अगर प्रिंसिपल अमाउंट का रिडक्शन आपको 80C में मिलेगा अगर आपने परचेस एंड कंस्ट्रक्शन आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को करने के लिए लिया हो, और इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है और वही मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट आपको रीपेमेंट जो लोन करना होगा आपको किस तरीके से करना होगा तब आपको रिडक्शन मिलेगा, वो हमको यहाँ पे पढ़ना, और ये ज़रूरी है पढ़ना और समझना। बस आप मेरे साथ साथ पॉइंट पढ़िएगा, आपको अपने आप याद होता रहेगा। देखिए आपके बुक में भी है, बट मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि सारे बच्चे देख लें। एनी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम ऑफ एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, any installment or part payment under self financing or other scheme of any development authority, housing board or other authority engaged in the construction and sale of house property on ownership basis। बोल रहा है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट या फिर पार्ट पेमेंट देते हो अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर किसी भी स्कीम के अंदर कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को या फिर हाउसिंग बोर्ड को, तो आपको रिडक्शन मिलेगा।
हाउस लोन का या होम लोन का। एनी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट ड्यू टू एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट करते हो किसी भी कंपनी या सोसाइटी को, विच द एसएससी इज अ शेयर होल्डर, जिसका जो शेयर होल्डर कौन है, एसएससी है, मतलब जो लोन लिया है, और मेंबर है या फिर मेंबर है, टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अलॉटेड टू हिम, जो हाउस प्रॉपर्टी का कॉस्ट उसको अलॉट किया गया है। रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द एसएससी फ्रॉम, अगर आपने रीपेमेंट कर रहे हैं और अमाउंट किससे लिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द नेशनल बैंक, पब्लिक कंपनी, एनी कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, the assessee employer where such employer is an authority or board of corporation, the assessee employer where such employer is a public company or the public sector company or यूनिवर्सिटी और लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे देखो मैंने बताया कि जो एसएससीज एम्प्लॉयर मतलब एसएससी के एम्प्लॉयर से, मान लो मैंने लोन लिया है तो जो मेरा एम्प्लॉयर है उससे, अगर आपने लोन लिया है और वो कौन है, एंड सच एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉयर से आपने लोन लिया वो कौन है, कोई अथॉरिटी है या फिर बोर्ड है या फिर कॉर्पोरेशन है। मान लो मैंने लोन लिया मेरे बॉस से, ध्यान से समझना, तो मेरे एसएससी एम्प्लॉयर मतलब मान लो मैंने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉयर कौन है बाबू, या तो अथॉरिटी है या तो बोर्ड है या फिर कॉर्पोरेशन है, तब आपको एटीसी में होम लोन का रिडक्शन मिलेगा। द एसएससी एम्प्लॉयर वेयर सच एम्प्लॉयर, अगर एसएससी का एम्प्लॉयर है और वो एम्प्लॉयर कौन है, पब्लिक कंपनी है या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है या फिर लोकल अथॉरिटी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर आपने इन सब लोगों से लोन लिया है तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। सर इतना पढ़ाने का मतलब, इतना पढ़ाने का सिंपल मतलब है कि आपको ये याद रखना होगा कि आपने जो लोन लिया है वो पर्सनल लोन ना हो। समझ में आ रहा बात, वो पर्सनल लोन नहीं हो, मतलब ये लोन आपने किसी फ्रेंड से नहीं लिया हो, किसी रिलेटिव से नहीं लिया हो, आपने ये लोन इन सारे लोगों से लिया हो, तभी आपको होम लोन या फिर हाउस लोन का डिडक्शन मिलेगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है। अगर आप हाउस लोन लेते हो तो जो पॉइंट नंबर 4 है हमारा, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी या अदर एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी टू द एसएससी बट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। बातें बताऊंगा ये कि इंक्लूड्स इसमें क्या क्या नहीं है। पहले मेरा बात सुन, जब आप घर लेते हैं या फिर घर खरीदते हैं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना होता है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना होता है ना बाबू, और कुछ एक्सपेंसेस भी हो जाता है। तो इन सब का रिडक्शन आपको एटीसी पे मिलेगा। बट अगर उसके अलावा अगर आपने क्या किया हो बाबू, एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिडक्शन इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 24। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये बता कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है जो अलाउ होता है रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में। सर इंटरेस्ट, याद है ना, हम आपको कुछ से पहले बताए थे होम लोन में 2 चीज़ होता है। होम लोन में क्या, किसी भी लोन में 2 चीज़ होता है, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम होम लोन की बात करें, इसलिए होम लोन में क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल का रिडक्शन आपको एटीसी पे मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का रिडक्शन कहाँ पे मिलेगा, अंडर सेक्शन 24 पे। तो आपको बोला गया कि अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी हुआ या फिर रजिस्ट्रेशन फीस दिया आपने या फिर कोई एक्सपेंसेस आपने पे करा, इसका रिडक्शन भी आपको एटीसी पे मिलेगा, इसका रिडक्शन भी आपको एटीसी पे मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा रिडक्शन है जो आपको नहीं मिलेगा, और वो कौन सा है बाबू, ऐसा रिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 24। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका रिडक्शन अलाउ हो चुका है 24 सेक्शन में, अंडर सेक्शन 24 में। अंडर सेक्शन 24 किसके बारे में बात करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन एटीसी पे नहीं मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ एनी अल्ट्रेशन और एडिशन, रिपेयर, रेनोवेशन, आपने घर खरीद लिया, अच्छी बात है, अब तुम उस घर को तोड़ो भांगो जो भी करो, अल्टर करवाओ, एडिशन करवाओ, रिपेयर करवाओ, रेनोवेशन करवाओ, कुछ भी करवाओ, एक जगह लाल कर दो, एक जगह काला कर दो, एक जगह पीला कर दो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई एडमिशन फ़ी करा है, फ़ी पे करा, कॉस्ट ऑफ शेयर्स अनलिमिटेड initial deposits which a shareholder or a company has to pay for becoming such shareholder or member। अगर कोई शेयर होल्डर है और वो एडमिशन फ़ी पे कर रहा है या फिर कॉस्ट ऑफ शेयर के लिए पेमेंट कर रहा है या फिर इनिशियल डिपॉजिट कर रहा है, ता करके वो कौन हो जाए बाबू, शेयर होल्डर बन जाए कंपनी का या फिर कोई मेंबर बन जाए, तो इन सब एक्सपेंसेस का रिडक्शन नहीं मिलेगा। आप डर रहे हैं सर इतना सारा पॉइंट्स याद करना पड़ेगा, एटीसी पे इतना पॉइंट्स है, एटीसी पे बहुत सारा पॉइंट्स है। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़े, पहला एलआईसी प्रीमियम था, दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, होम लोन। होम लोन के अंदर में ये सारा पॉइंट है, टेंशन लेने का एकदम ज़रूरत नहीं है। एलआईसी प्रीमियम जैसे आपका क्लियर हुआ वैसे होम लोन भी क्लियर होगा। ये सब बात आपको पढ़ने के लिए है, ताकि एग्जाम में अगर थ्योरी पोर्शन से सवाल आता है तो ये सब आपको
आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपको एकदम क्लियरली बनेगा। आपको बस याद होना चाहिए कि हमको प्रिंसिपल का रिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन है कि वो लोन हमने लिया हो और क्या नाम है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और उसको परचेज़ करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और इंटरेस्ट का रिडक्शन 24 में मिलेगा। क्लियर है ना बात? चलो यहाँ तक क्लियर है। अब 80C का पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होता है। 80C में पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉई ने किया टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, SPF पे लगाया है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF में लगाया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर तुम कंट्रीब्यूट करते हो, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है, इसका मतलब एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में करे या फिर रिकॉग्नाइज में करे या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करे, तो क्या होगा? याद रखो, इसका रिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कंट्रीब्यूशन टू SPF यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड RPF इज़ एलिजिबल ओनली फॉर इंडिविजुअल। आपका जो SPF है और RPF है, इसका रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। ऐसा क्यों सर? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को क्यों मिलेगा? नहीं पता? अगर तुमको सैलरी चैप्टर याद है तो वहाँ पे देखा था तुमने कि अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं SPF में, RPF में या फिर PPF में, तो आपको रिडक्शन 80C में मिल जाता है। लेकिन एक और चीज़ पढ़ा था हमने वहाँ पर, एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉई, उसे 80C में रिडक्शन मिलता है। और हम वहाँ पर ये भी किए थे कि अगर कंट्रीब्यूशन URPF मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होता है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलता है। अब सवाल यहाँ पे ये है, वो सैलरी था, आपको ध्यान नहीं है, फिर भी हम ज़रा सा ध्यान में लाने का कोशिश करें, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपको ध्यान में नहीं, मैं समझाऊंगा यहाँ पे। SPF और RPF मतलब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को रिडक्शन देगा, मतलब इसका रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि HUF एम्प्लॉई नहीं होता सर, HUF एम्प्लॉई नहीं होता, HUF कैन नेवर बी एम्प्लॉई। याद है यार बात? HUF कैन नेवर बी एम्प्लॉई। इसलिए आपको यहाँ पर जो बोला है सवाल में कि कंट्रीब्यूशन अगर आप SPF में करते हैं या फिर RPF में करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल एम्प्लॉई हो सकता है बट HUF कैन नेवर बी एम्प्लॉई। इंडिविजुअल मतलब हम और आप एम्प्लॉई हो सकते हैं बट HUF कैन नेवर बी एम्प्लॉई, इसलिए HUF को SPF एंड RPF का रिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्दर प्रोवाइडेड दैट कंट्रीब्यूशन इन PPF इज़ एलिजिबल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड HUF। लेकिन अगर आपने PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर HUF को रिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉई टू SPF, RPF एंड PPF, अगर ये सारे में पैसा लगाया है तो रिडक्शन मिलेगा, लेकिन SPF और RPF का सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा और PPF का दोनों को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अब स्पीड में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो जो 2 पॉइंट लेंदी था पहले मैंने पढ़ लिया, मतलब LIC एंड तुम्हारा होम लोन, बाकी पॉइंट छोटा छोटा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉई टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, आपने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में पैसा लगाया है, कौन लगाया पैसा? एम्प्लॉई लगाया। एम्प्लॉई कौन है? इंडिविजुअल या HUF? इंडिविजुअल, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। क्यों? HUF है तो रिडक्शन नहीं मिलता? अबे HUF हो ही नहीं सकता, एम्प्लॉई कैन नेवर बी HUF, इसलिए मैंने लिख दिया ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए। याद रखिएगा, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है मतलब एम्प्लॉई ने कहाँ पर ही अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा 80C में, ओनली फॉर इंडिविजुअल। आप सोचते होंगे ना इतना सारा रिडक्शन याद करना पड़ेगा? ऑब्वियसली नॉट सर, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा। 80C की यही खासियत है बाबू, आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना आपको याद आएगा अरे हाँ ये 80C का रिडक्शन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप बोलना है सर 80C का रिडक्शन, क्योंकि मैंने जिस तरह से फ्रेम किया है बहुत आसान तरीका है, बस आप समझिएगा। नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी ऑन लाइफ ऑफ हिमसेल्फ, अपने लाइफ पर या फिर स्पाउस के लाइफ पर या चिल्ड्रेन के लाइफ पर। आपको इसी से समझ में आ गया, अपना लाइफ, स्पाउस का या फिर चिल्ड्रेन का, मतलब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया इंडिविजुअल। नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी में अगर आपने पैसा लगाया है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए या अपनी बीवी के लिए, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा 80C में। उसके बाद है एनी सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 और 9 इशू, अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 में या फिर 9 में, 8 9 कुछ नहीं है बाबू, बस चेंज होते रहता है, बस ध्यान रखना। 8 9 पे आपने क्या किया?
पैसा लगाया, सॉरी सर्टिफिकेट्स खरीदा है, तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का रिडक्शन मिलेगा अगर आप परचेस करते हैं। लेकिन इसके अलावा एन इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, जो आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको रिडक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि वो इंटरेस्ट क्या हो गया है बाबू, री इन्वेस्टेड हो गया। एग्जाम्पल दूँ या नहीं? सर दीजिए, सुनो। अगर तुमने कंट्रीब्यूट किया, रिडक्शन क्या नाम है, अगर तुमने कंट्रीब्यूट किया NSC 8 पे या फिर 9 पे, तो तुमको उसका रिडक्शन मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि इस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी तुमको रिडक्शन मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो इंटरेस्ट क्या हो गया, री इन्वेस्टेड हो गया। नहीं समझा? चल कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। सपोज़ तुमने 50,000 कंट्रीब्यूट किया NSC खरीदने पे। अब ये 50,000 तुमको आफ्टर 5 ईयर्स मिलेगा, इंटरेस्ट ऐड करके 75,000 मान लो। तो आपने जो कंट्रीब्यूट किया 50,000, उसका रिडक्शन आपको तो हर हाल में मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बोल दिया कि अगर आप NSC परचेस करते हो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उस NSC के ऊपर जो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का रिडक्शन नहीं मिलेगा जो आपने पे किया, आपको जो NSC का 8 का जो रिडक्शन है, सॉरी NSC 8 का जो परचेस किया आप NSC 8, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट जो मिल रहा है, वो इंटरेस्ट आपको कितने दिन बाद मिल रहा है, 5 साल बाद मिलेगा, या फिर 3 साल बाद मिलेगा, या 4 साल बाद मिलेगा। 1 साल बाद तो मिलेगा नहीं, मतलब जितना का टर्म होगा उतना साल बाद मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आज पैसा लगाया उसका रिडक्शन तो आपने आज ले लिया, लेकिन उसके ऊपर जो 3 साल का मान लो NSC 8 है, तो 3 साल तक इंटरेस्ट क्या हुआ, ऐड होता रहा। तो वो 3 साल का जो पहला साल का इंटरेस्ट था वो आपको मिला, दूसरा साल में जो इंटरेस्ट था वो मिला नहीं, वो पैसा क्या हो गया, री इन्वेस्ट होता चला गया। इसका मतलब एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट ही है, इसलिए आपको प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का भी रिडक्शन मिलेगा NSC 8 में। क्लियर है ना? मतलब NSC 8 पे आप जितना भी पैसा लगाइए उसका रिडक्शन मिलेगा, उसके अलावा आपको इंटरेस्ट का भी रिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 7, सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग स्कीम 1992। अगर यहाँ पे आपने पैसा लगाया है तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा 80C में। आप लोग सोचते होगे सर इतना लंबा वीडियो एकदम मार के सीधा कर दूंगा। मूवी देखने के लिए 2-2 घंटा 3-3 घंटे का वीडियो एक बार में देख लेते हो, एक शॉट में देख लेते हो। लेकिन सीरियल्स देखना हो तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा देख लेते हो। लेकिन वीडियो देखने की बात आती है तो सर इतना लंबा वीडियो देखेंगे, ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, वो भी एक शॉट में। आपको ये वीडियो हर हाल में एक बार में देखना है, कॉपी में नोट्स जो नोट किया है आपने उसको सामने रख करके। उसके बाद है एनी सम पेड और डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगर आपने कोई पैसा पेड किया हो या फिर डिपॉजिट किया हो गर्ल चाइल्ड के लिए अंडर द सुकन्या समृद्धि स्कीम, याद ही होगा आप लोग को सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है, खास करके लड़कियों को पता होगा। ओनली फॉर इंडिविजुअल, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए। अगर आपने सम पे किया है या फिर डिपॉजिट किया है इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए, तो आपको अंडर द कहाँ पर ही डिपॉजिट किया, सुकन्या समृद्धि स्कीम में। किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, तो आपको इसका रिडक्शन मिल जाएगा, याद रखना। अगर आपने सम पे किया मतलब अमाउंट पे किया, डिपॉजिट किया इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल हो मतलब HUF को नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरी बात बाबू, जहाँ जहाँ मैंने इंडिविजुअल लिखा है इसका मतलब है वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। जहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा वो इंडिविजुअल को भी मिलेगा और HUF को भी मिलेगा। होप ये बात समझाने की नहीं थी, फिर भी मैंने कह दिया। Provided that the sum may be paid by an individual for any girl child of that individual। मतलब ये कि जो गर्ल चाइल्ड है, एनी गर्ल चाइल्ड, मतलब किसी के भी बच्चे का जाकर के आप क्या कर दीजिएगा, सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खोल दीजिएगा। नहीं सर, वो जो इंडिविजुअल होना, जो बच्ची होनी चाहिए गर्ल चाइल्ड, वो इस इंडिविजुअल की गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड द सम मे बी पेड बाय इंडिविजुअल फॉर एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो जो मेरी गर्ल चाइल्ड है उसका मैं क्या नाम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम में अकाउंट खोलूँगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर अकाउंट खोल दिया। मतलब ये बाबू कि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं सुकन्या समृद्धि स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो वो मेरी गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, किसी और की नहीं। पहला बात। फर्दर प्रोवाइडेड दैट सम पेड फॉर एनी गर्ल चाइल्ड फॉर whom सच पर्सन इज़ द लीगल गार्जियन। अगर मान लो मेरी गर्ल चाइल्ड नहीं है लेकिन मैं अगर उस गर्ल चाइल्ड का लीगल गार्जियन हूँ तो भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर है ना एकदम? वेरी गुड। क्लियर नहीं होगा फिर से पढ़िएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया हो ULIP में, किसके लिए, UTI के लिए या फिर LIC के लिए या फिर म्यूचुअल फंड के लिए, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। प्रीमियम फॉर एन्युटी प्लान, अगर आपने एन्युटी प्लान के लिए प्रीमियम पे किया है ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल है, अगर आपने न्यू जीवन धारा 1 में क्या किया हो बाबू, इन्वेस्टमेंट किया हो, ये एन्युटी प्लान है आपका, न्यू जीवन अक्षय 1 और 2 में आपका प्रीमियम पे किया हो, ये भी आपका क्या एन्युटी प्लान का एग्जाम्पल है, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। छोटी छोटी बातें स्पीड में। सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, सब्सक्रिप्शन किया हो किसी भी नोटिफाइड ऑफ एनी म्यूचुअल फंड पे, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू होम लोन अकाउंट स्कीम, नोटिफाइड पेंशन फंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड पेंशन फंड होगा, नोटिफाइड पेंशन फंड ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, या फिर कंट्रीब्यूशन टू होम लोन अकाउंट स्कीम, नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, LIC और गवर्नमेंट, आपने कंट्रीब्यूशन किया हो होम लोन अकाउंट स्कीम में जो नोटिफाइड हो पेंशन फंड के थ्रू, या सेटअप हो किसका, नेशनल हाउसिंग बैंक या फिर LIC या गवर्नमेंट के थ्रू। अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट स्कीम, आपने डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्ट किया है ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंगेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या हो एंगेज हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में या फिर अप्रूव म्यूचुअल फंड में। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ any eligible issue of capital approved by the board on an application made by a public company, or subscription to any eligible issue of capital by any public financial institution। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इक्विटी शेयर या डिबेंचर का सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर आपने इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर का सब्सक्रिप्शन लिया है जो कि एलिजिबल इशू कैपिटल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड है, तो उसका भी रिडक्शन मिलेगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, इसलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस पढ़ लीजिए मेरे साथ। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 15, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ATC का पॉइंट नंबर 15 ही है। क्या सर 15 ही चल रहा है, सॉरी अभी तक ATC ही चल रहा है। बहुत लेंदी है ना, बट है बहुत इंटरेस्टिंग। हमने आपको एकदम तोड़ करके स्प्लिट कर करके समझाया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपना बुक ओपन करके देख लीजिएगा, इस तरह से एकदम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा जिस तरह से मैंने लिखा है। ट्यूशन फीस, इट डज़ नॉट इंक्लूड डोनेशन। आप ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें डोनेशन ना हो और डेवलपमेंट फीस ना हो, तभी आपको रिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इट इज़ एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल ओनली, ये सिर्फ इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। इफ़ ट्यूशन फीस पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर, आपने फ़ीस कभी भी पे करा हो, या तो एडमिशन के टाइम में या फिर एडमिशन के पहले या एडमिशन के टाइम में या फिर एडमिशन के बाद, ठीक है। फॉर फुल टाइम एजुकेशन, मतलब फुल टाइम एजुकेशन का मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि आप लोग जो शाम में 2 घंटे के लिए या फिर सुबह में 2 घंटे के लिए ट्यूशन जाते हैं, वो फुल टाइम एजुकेशन नहीं है, वो ट्यूशन फीस नहीं है सर। ट्यूशन फीस वो जिसमें हफ्ता में 6 दिन जाना होता हो और 6-7 घंटे की क्लास होती हो, दैट इज़ फॉर फुल टाइम एजुकेशन। याद रखिएगा, ट्यूशन फीस आप पे करिएगा तो आपको रिडक्शन मिलेगा, लेकिन उस ट्यूशन फीस में आपका डोनेशन और डेवलपमेंट फीस नहीं आता है, और ये सिर्फ इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। और वो कब पे किया गया हो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन या फिर देयर आफ्टर, मतलब एडमिशन के बाद, और किस चीज़ के लिए, फॉर फुल टाइम एजुकेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर एनी 2 चिल्ड्रेन, सिर्फ 2 बच्चे के लिए आपको रिडक्शन मिलेगा ऑफ सच इंडिविजुअल। तीसरा बात, ये पैसा आप कहाँ पे दिए हो, यूनिवर्सिटी में दिए हो, कॉलेज में दिए हो, स्कूल में दिए हो, या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस सिचुएटेड इन इंडिया। इंस्टीट्यूशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट 16, इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट। अगर आपने टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाया है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, मतलब 5 साल से कम नहीं होना चाहिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया टर्म डिपॉजिट में, विथ शेड्यूल बैंक विथ स्कीम फ्रेम्ड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मगर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो टर्म डिपॉजिट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको रिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये जो टर्म डिपॉजिट है 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड इशूड बाय द नाबार्ड, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। इफ़ एन अकाउंट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल, अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग के रूल्स के अंदर क्या खोला हो, अकाउंट खोला हो, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा। एज अ 5 year टाइम डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट रूल, टाइम डिपॉजिट रूल, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल। अगर आपने पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल के अकॉर्डिंगली क्या खोला हो, अकाउंट खोला हो, तो बाबू क्या मिल जाएगा, आपको रिडक्शन मिल जाएगा। ये सारा था बाबू 80C का रिडक्शन, जो हमने एक एक पॉइंट करके पढ़ा। अब इसमें से कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो बच्चों को याद नहीं रहेगा, उसके लिए हम कुछ हाईलाइट्स
दिखाए हैं, बस जस्ट याद रखने के लिए आप देख सकते हैं। चलो हाइलाइट्स देख लो, इसमें सारा कवर नहीं है बट ऑलमोस्ट कवर है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट पे किया हो और पीपीएफ में तो आपका डिडक्शन अलाउड है, आरपीएफ में भी अलाउड है, यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अलाउड है। उसके बाद अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में अलाउड है आपका। अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 या 9 इशू परचेज करा तो अलाउड है। उसके अलावा इंटरेस्ट भी होगा तो क्या होगा, अलाउड है। नेशनल सेविंग स्कीम अलाउड है अंडर सेक्शन 80C। नेशनल सेविंग स्कीम हो गया बाबू। कंट्रीब्यूशन टू यूएलआईपी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई या फिर म्यूचुअल फंड अलाउड है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी प्लान, न्यू जीवन धारा के लिए हो या फिर न्यू जीवन अक्षय के लिए हो, अलाउड है। सब्सक्रिप्शन टू एनी डिपॉजिट स्कीम और कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन फंड विच इज सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक अलाउड है। नेशनल हाउसिंग बैंक लिखा मैंने यहाँ पे, यूटीआई भी हो सकता है। और रीपेमेंट ऑफ लोन अगर प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं तो अलाउड है। और लिया हो किस पर्पज़ के लिए, परचेस या कंस्ट्रक्शन, क्या परचेस कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रेसिडेंशियल हाउस। उसके बाद ट्यूशन फीस अलाउड है आपका। बॉन्ड इशूड बाय नाबार्ड अलाउड है। फिक्स डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक नॉट लेस देन 5 years अलाउड है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपका अलाउड है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल, ये भी आपका अलाउड है। हम आपको 2 एग्जाम्पल दिखाएंगे बाबू, उसके बाद आपका क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल है, स्पीड में करते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शायद ये एग्जाम्पल आपका नोट नहीं किया हुआ है। देख लीजिएगा, नोट नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 बोला, मिस्टर ए वर्किंग विथ एसएलसी लिमिटेड गेटिंग सैलरी ऑफ ₹8 लाख पर annum, ही मेड द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ 5 लाख। अच्छा, ये सवाल बाद में भरेंगे, पहले बोलते हैं निकालने क्या बोला है, देख लेते हैं। और निकालने क्या बोला, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अभी हम लोग 80C पर क्या है और 80C निकालने के लिए बोला है। कोई बात नहीं है बाबू, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। चलो निकालते हैं। कंप्यूटेशन और रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2019-20 पर्टिकुलर्स अमाउंट्स। सबसे पहला सवाल क्या है, देखो, कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में हमने कंट्रीब्यूशन करा, इसका रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं और हाईलाइट्स में भी दिखा चुके हैं। अगर आपने कंट्रीब्यूट किया हो पीपीएफ में कितने का बाबू, 30,000 का कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, आपको रिडक्शन मिल जाएगा 80C में, पता है हमको। लाइफ LIC प्रीमियम फॉर ओन लाइफ इंश्योर्ड, आपने LIC करवाया अपने लाइफ का तो आपको क्या होगा, रिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे दिखाएंगे, हम पढ़ चुके हैं। LIC प्रीमियम फॉर ओन लाइफ 70,000। सर सवाल नहीं, सवाल में आपके माइंड में आना चाहिए अभी सवाल, सर वो 10% वाला मामला यहाँ पे नहीं आया, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं बाबू, जब सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो 10% मानेंगे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल सम अश्योर्ड नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो LIC प्रीमियम कैलकुलेट किया हुआ है, कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आपको बताए थे ना वो कैपिटल सम अश्योर्ड वाला 10% लेना है, तो यहाँ पे कैपिटल सम अश्योर्ड नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ LIC प्रीमियम इतना उसने पे करा है। इसका मतलब ये कैलकुलेट करके दिया हुआ, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, 70,000। उसके बाद आप रिपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो SBI को, काहे के लिए बाबू, परचेस किया अपने रेसिडेंशियल हाउस, अच्छी बात है, आपको रिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का। बट यहाँ पे एक झमेला है, बोला है 50% उसका इंटरेस्ट है, तो आपको पहले ही बताया था मैंने, इंटरेस्ट का रिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का रिडक्शन मिलेगा। 1,50,000 का 50% अगर इंटरेस्ट है, इसका मतलब बाकी का 50% प्रिंसिपल है। तो आइए, रीपेमेंट ऑफ लोन टू SBI फॉर परचेज और रेसिडेंशियल, टू परचेज और रेसिडेंशियल हाउस 75,000, 50% उसका ही प्रिंसिपल है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन NSC 8 इशू परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2016-17, कभी भी परचेस हुआ हो, परचेस तो हुआ है, आपको रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन NSC 8 इशू 1632 का, सॉरी हाँ 1632 का। उसके बाद क्या है, ही पेड एजुकेशन फीस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन, उसने अपने 2 बच्चों का क्या क्या है बाबू, एजुकेशन फ़ीस पे करा है। 9,000 8,000 डिडक्शन मिल जाएगा। एजुकेशन फ़ीस 9,000 प्लस 8,000 टोटल कितना हो गया बाबू, 17,000। टोटल ऐड करोगे ये निकल गया ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट। बट सर मांगा तो हमसे 80C का रिडक्शन है, धीरज रखिए, बता रहे हैं 80C का, धैर्य जो भी हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बताता हूँ। ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट निकल गया 1,93,632। आपसे 80C मांगा है, हम आपको 80C दिखाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस और वेट करिए, लेके चलते हैं हम आपको 80C के रिडक्शन पे। ये रहा, अगर आपको याद होगा तो हम आपको बताए थे 80C का रिडक्शन कैसे निकलता है। 80C का रिडक्शन मिलेगा, देयरफॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C लोअर ऑफ
ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट याद आ रहा है, फॉर्मेट बताते हैं, स्टेप 1 ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट, स्टेप 2 मैक्सिमम लिमिट, पहले एकदम स्टार्टिंग में। तो आपका ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट कितना निकला, आंसर कितना आया 1,93,632, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है ATC के अकॉर्डिंगली अंतर्गत 1,50,000, इसलिए रिडक्शन आपको कितना मिलेगा 1,50,000 का। क्लियर है एकदम, मतलब आपका आंसर निकला 193,632, बट आपको मैक्सिमम लिमिट कितने का दिया 1.5 लाख का, मतलब इससे ज़्यादा रिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए आपको रिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं बाबू। मिस्टर एक्स फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी कंप्यूट इज टोटल इनकम, क्या निकालने बोला, टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। बहुत आसान है, देखिए खाली PGBP दिया हुआ 3 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस, मतलब ये जो एक्सपेंसेस है म्यूनिसिपल टैक्स ये PGBP का है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, ये कैपिटल गेन का है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट, आप सबको पता है क्योंकि आप ये सारे चैप्टर्स कर चुके हो। उसके बाद है टर्म डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक फॉर 5.5 ईयर, इसका मतलब ये आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, ये डिडक्शन से रिलेटेड आइटम है। ये क्या कौन सा आइटम है बाबू, डिडक्शन से रिलेटेड आइटम है, मतलब इसका रिडक्शन आपको मिलेगा। रिडक्शन पहले नहीं मिलेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा आपको ग्रॉस टोटल इनकम है या नहीं। यहाँ पे देखो ग्रॉस टोटल इनकम है या नहीं। सवाल में आते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 19-20, आपका PGBP से इनकम है 3 लाख का, आप देख सकते हैं, और उस पर 20 हज़ार का आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है, इसलिए उसी से लेस होगा। ये हाउस प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स नहीं है, इसने कहा है बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस, तो हाउस प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकता, तो 20 हज़ार से लेस करेंगे 2,80,000। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन का पोर्शन ये हमने नहीं पढ़ा है, बट हम आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का बाबू, 1,35,000 का। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 19,000 का, इसको ऐड करिएगा आपका आएगा 4,05,000, ये आपका निकल गया ग्रॉस टोटल इनकम। आपको निकालना है क्या, टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, टोटल इनकम निकालने के लिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A लेस करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे देखिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टर्म डिपॉजिट ऑन शेड्यूल बैंक कितने साल का है, 5 साल से ज़्यादा का है, 5.5 साल का है। आपको याद होगा हम बताए थे, अगर आपने टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट किया है शेड्यूल बैंक में, वो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा है तो इसको रिडक्शन मिल जाएगा। कितना रिडक्शन है भाई, 70,000 है, इसलिए हम लोग 70,000 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 3,35,000 आपका टोटल इनकम। यही सवाल में मांगा था। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 2, वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, याद है, तो वहाँ पर इसको हटा के हम लोग रिडक्शन दिए थे, याद है ना, इसको हटा के रिडक्शन दिए थे। तो यहाँ पे हम आपको बताएं नहीं, डायरेक्टली क्या कर दिए, डिडक्शन बैठा दिए। इसका रीज़न था, यहाँ पे देखो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वैल्यू कितना है, 1,35,000 है, और तुम्हारा PGBP कितना है, 3 लाख से 20 हज़ार घटा करके 2,80,000 है, और तुम्हारा ये कितना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 90,000 का है, 2,80,000 और 90 कितना हो जाएगा बाबू, 3,70,000 ऑलमोस्ट, देख लीजिएगा। और उसके बाद और कुछ नहीं है, तो आपको ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बाबू कि हम यहाँ पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 1,35,000 है उससे हम 70,000 लेस नहीं किए। कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे आपका 2,80,000 ये हो गया और ये 90,000 कितना हो गया, 3,70,000, तो 3,70,000 अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, हो सकता है आगे पीछे हो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है बाबू, 1,35,000, लेकिन आपका रिडक्शन कितना का है, 70,000 का है। तो ये 70,000 का जो रिडक्शन है इन दोनों अमाउंट से ही मिल जा रहा है, 1,35,000 टच नहीं हो रहा है। देख लो तुम, PGBP कितना है, 2,80,000 है, इसका मतलब 70,000 हम इससे ही लेस कर रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं हम, और या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना है, 90,000 है, हम इसी से लेस कर ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है जितना भी हो, ये 70,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टच नहीं कर रहा है। क्लियर है ना ये बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर ये टच करता तो फिर इसको 70,000 का रिडक्शन नहीं मिलता, उससे कम का रिडक्शन मिलता। क्लियर है ना एकदम, होप सो ATC एकदम क्लियर होगा आपका। हम आपको कुछ होमवर्क्स देंगे, होमवर्क्स को फॉलो करिएगा, सम बनाइएगा, सब बन जाएगा। स्टिल नहीं बनेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा आप पूछिएगा, और ऐसा कोई सम जो आपसे नहीं बनेगा हम लोग आपको ज़रूर करवाएंगे। प्लीज़ टेल मी आपका ATC एकदम क्लियर है, वेरी गुड। लास्ट में एक बात बाबू, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा, और लाइक 100% करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है डिसलाइक कर दीजिएगा, डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो काइंडली लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।